Hello everyone. Today we will discuss next topic land use pattern in India. ठीक है, हम आज पढ़ेंगे कि जो हमारी भूमि है वह कितने प्रकार की होती है और उसका किस किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में कल जान चुके थे कि लैंड का यूटिलाइजेशंस हम कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined both by physical factors such as the topography, climate, soil types, as well human factors such as the population density. The what is population density, technological capability, and cultural and tradition, etc. तो what is the meaning of population density? Population density को इस तरह से समझ सकते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सपोज 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 10,000 लोग रहते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ के एरिया के हिसाब से ही डिसाइड होगी। और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से हम चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हैं। कल्चरल ट्रेडिशन ये है कि आपने देखा होगा कि हम जो पुरानी खेती करने के जो तरीके हैं भूमि पर, वो पहले बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। मगर अब क्या है, अब खेती बैलों के द्वारा नहीं होती, अब मशीन के द्वारा हम खेती करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको देखते हैं कि ये इसमें कुछ डायग्राम्स व फिगर दी गई हैं और ये डेटा है कि हम कितने परसेंट क्या भाग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हम फॉरेस्ट का कितना पार्ट यूज़ करते हैं, 18.11। और ये जो आंकड़े हैं ये 1962 1961, ठीक है, के आंकड़े हैं। ठीक है, और इसमें जो ग्रीन पार्ट्स है ये एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, और ये एरिया क्या था, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस था। फिर इसके बाद देखते हैं हम बैरन, यानी कि जो पूरी तरह से भूमि अनुपजाऊ होती है। ठीक है, जो बंजर भूमि हो जाती है। फिर परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड्स का मतलब क्या था कि जो चरवाहों के द्वारा वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराई जाती हैं, ये 4.95 है। फिर हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास 4.71 कौन सी है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड्स कौन सी है हमारे पास, जो पूरी तरह से भूमि चरवाई के लिए यूज़ की जाती है। फिर एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ठीक है, यानी कि मैंग्रोव्स। ठीक है, और ये वाले किस पे होते हैं, ये 1.50% पे होते हैं, यानी कि 1.5% भाग पर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे इसके अंदर ये आंकड़े हैं कब के, ये 2014 to 15 है। हम इसमें आंकड़ों में देखेंगे कि किस किस प्रकार से इसमें चेंजेज आए हैं। 4.45.5%, ये क्या है, जो हमारे पास क्या थी, फॉरेस्ट जो लैंड थी वो अब घट के कितनी रहेगी, 45.5%। ठीक है, और जो हमारे पास बैरन जगह थी 18.11 थी, और वो कितनी बढ़ गई अब जा 23.3 बढ़ चुकी है। ठीक है, मगर एक चीज़ हुई है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ हुई है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, वो गलती हो गई भैया। इसमें क्या हो गया कि ये हमारे पास जो फॉरेस्ट है एरिया, ठीक है, ये क्या है 18.11 है, परसेंट है था। मगर अब क्या है, फॉरेस्ट एरिया हमारे पास 23.3 बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे पास भूमि है, भूमि थी पहले कितनी, जो हमारे पास बैरन भूमि थी, यानी कि जो हमारे पास अनुपजाऊ भूमि थी, अनफर्टिलिटी थी वहाँ पर, वो 18.11% थी। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 5.
5%। हमने उसको अपनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से चेंज कर लिया है, कैपेबल बना लिया है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, कि पहले क्या चीज़ थी और अब क्या चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े कौन सी चीज़ के द्वारा गए? डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं, जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें इन फिगर्स को बनाना है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर आप 10th की बुक्स में, अपनी मैथ की बुक्स में करेंगे, तो उसके द्वारा हमें पता लगेगा कि एक ग्राफ्स के द्वारा हम अपनी चीज़ों को किस तरह से समझा सकते हैं किसी को, ठीक है, और किस तरह से उनमें कंपैरिजंस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर नेक्स्ट, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है हमारे कहाँ का एरिया। एक एक मिनट में, ठीक है, कितना है? 32 लाख किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा, ठीक है, हाउ एवर इज द अवेलेबल द 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और ये हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया है। एरिया बिकॉज द लैंड यूज ऑफ रिपोर्टिंग द मोस्ट पॉपुलर नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्टेड असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। ठीक है, क्योंकि असम ने इसको पूरी तरह से क्या किया, पूरी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया। मोर ओवर सम एरिया जम्मू ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कुछ एरिया है ये 93% इसलिए है कि कुछ एरिया जो है हमारा वो असम की साइड से इधर चाइना ने दबा लिया है, और जो कुछ एरिया है वो हमारा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम अनऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और वो पाकिस्तान के द्वारा दबा लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास 93% एरिया जोग्राफिकल एरिया है। लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर्स हैव आल्सो डिक्रीज। ठीक है, परमानेंट पास्चर जो है वो क्या हो रहा, डिक्रीज होता जा रहा, हो चुका है। ठीक है, हाउ आर वी एबल टू फीड आवर हग कैटल populations on this pasture land। ठीक है, and what are consequence of it? Most of the other than the current flowlands are either of poor quality और cost of cultivation। either of poor quality का मतलब है कि उस जो हमारी आज की करंट लैंड है उसकी जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उस पर कुछ भी फसलें बहुत कम होती है। और फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है, फसलें तो कम होती है वहाँ पर, फसलें तो कम है ही, मगर दूसरा क्या है कि वो वहाँ पर ज़्यादा कोस्टेबल है। यानी कि कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वेरी हाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी हाई, क्योंकि वहाँ पर हमें फसलों की कटाई के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। हैंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are included in the net shown area then the percentage of NSA in India's come to about the 54% of the total reporting area। ठीक है, जो हमारा नेट सोन एरिया है उसकी परसेंटेज है लगभग कितनी, इंडिया में कितनी आई है, 54% रिपोर्टिंग एरिया के आधार पे आई है। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरी ग्रेटली वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, स्टेट टू अनदर। ठीक है, और पैटर्न जो नेट शोन एरिया है हमारा उसका जो पैटर्न है वो क्या है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य पर है। नेट शोन एरिया क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं, एक वर्ष के अंदर जो भी हमारी एवरेज क्रॉप्स होती है, एवरेज क्रॉप्स का मतलब है कि जैसे कि हमारी तीन तीन यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं।
ठीक है, और 3 महीने में एक फसल उगाई जाती है। जब हम 12 महीने को 3 महीने से डिवाइड कर देते हैं तो हम टोटल 4 बार फसलें उगा सकते हैं। और नेट शोन एरिया के लिए, जैसे कि सपोज इस बार हमने वीट की फसल उगाई, ठीक है, वीट की फसल प्लस राइस, ठीक है। फिर हमने बाद के दो जो 2 महीने हैं, तो उसमें जैसे कि हमने 10,000 की फसल एक उसमें उगाई साल में, फिर 2,000 की एक साल में उगाई, ठीक है, फिर 1,000 की एक साल में उगाई, फिर 5,000 की एक साल में उगाई, ठीक है। 10 और 2 12 और एक 13 और 5 18, तो 18 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये हमारा एवरेज एवरेज क्रॉप्स आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि ग्रोस क्रॉप्स बोल लेंगे हम इनको। तो यही हमारा नेट शोन एरिया है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरी ग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहने का मतलब यह है कि एक राज्य में तो अलग होता है नेट शोन एरिया और दूसरे में अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान है या गुजरात है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वहाँ की ट्रोपोग्राफी अलग है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अलग तरह से आता है, तो वहाँ पे फसलें अलग होगी। ये जब असम में है तो वहाँ की फसलें अलग होगी। तो सारे भारत में जो नेट शोहन एरिया है वो सभी से टोटल कितना आता है, कितना आता है टोटल? 54% आता है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया द वेराई ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो पैटर्न है नेट शोन एरिया का वो एक राज्य से दूसरे राज्य पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, एंड लेस देन द 10% इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में क्या है, गेहूँ ज़्यादा होता है, और लेस देन द 10% इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार द्वीप में गेहूँ पंजाब और हरियाणा से 10% कम होता है, ठीक है ना। सपोज कि पंजाब और हरियाणा में फसलें ज़्यादा होती है, गेहूँ ज़्यादा होता है, मैदानी भाग है, मगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप में पहाड़ी एरिया होने के कारण, भूमि ज़्यादा पथरीली होने के कारण यहाँ का नेट शोन एरिया वहाँ के बराबर नहीं होता, ठीक है, वहाँ से 10% कम होता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री फॉर लोअर देन द डिज़ायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इट वाज द आउट ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और जो 33 हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पे है, ठीक है, यानी कि 33% भाग पर क्या है, हमारे जंगल है। और ये 1952 की रिपोर्ट के अनुसार है। इट वाज द कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। और ये कंसीडर किया गया है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, यानी कि पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए। देखो, अगर पर्यावरण में संतुलन नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, इससे लोगों की जीविका प्रभावित हो जाएगी। द लिवलीहुड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल्स हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। बहुत सारे लोगों की जीविका जो है वो जंगल के भागों पे ही जीवित रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जंगल में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं वे जंगल में लकड़ियाँ, फल, फ्रूट्स या जानवरों का शिकार करके ही उन्हें खाते हैं, ठीक है ना। ए पार्ट्स ऑफ लैंड इज ए टर्म एज द वेस्ट लैंड। आपने देखा होगा कि बहुत सारी भूमि क्या है, वेस्ट लैंड है, जिसपे हम खेती नहीं कर सकते। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, और हम लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में कर सकते हैं। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया, ठीक है। वेस्ट लैंड में कौन कौन से हैं? वेस्ट लैंड के अंदर आपके होते हैं, वेस्ट लैंड में कौन कौन से एरिया होते हैं? वेस्ट लैंड में आपके वेस्ट लैंड में आपके रॉकी यानी कि
पर्वतीय भाग, एरिड यानी कि जिस भूमि में सबसे ज़्यादा रेत मिली होती है, डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल, ठीक है, एरिया मिले होते हैं। लैंड पुट टू अनदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, ठीक है, और इस भूमि पर अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स किए जाते हैं, जैसे रोड बनाए जाते हैं। भाई बहुत सारी भूमि जो होती है वो एग्रीकल्चर नहीं की जाती, उस पर क्या बनाए, जहाँ अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रोड बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री बनाए जाते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मीजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, ठीक है, हमें अपनी भूमि को लंबे समय तक क्या है, संरक्षण और प्रबंध करने की आवश्यकता है। इट हैज़ रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, और ये क्या है, ये एक प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि हमें अपनी भूमि को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। दिस इज द टर्न हैज़ सीरियस री रिपर repercussions on society and the environment। repercussions on society and environment का मतलब है कि हमें इसे समाज के लिए बहुत अच्छी तरह से इसको संरक्षित करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगी, ये पूरी तरह से भूमि खराब हो जाएगी, तो क्या होगा, इस पे हम अलग अलग प्रकार की फसलें नहीं उगा सकते, ठीक है, और हमें इसका पूरी तरह से क्या करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, लैंड डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशंस मीजर्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि भूमि का भूमि की उत्पादकता कम होना, यानी कि भूमि के अंदर उत्पादकता का कम होना। और कंजर्वेशंस का मतलब है कि इसका संरक्षण करना, संरक्षण करके इसकी माप करना कि कितना हम संरक्षण कर पाए। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, ठीक है, हमने अपनी जो भूमि ली है वो अपनी पुरानी जनरेशन से ली है। एंड वी हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू, और ये हम अपनी पुरानी जनरेशन को देंगे भी। 95% ऑफ द बेसिस नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। हम 95% चीज़ें कहाँ से प्राप्त करते हैं, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट आल्सो द एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस कॉजेज ऑफ डैमेज ऑफ लैंड। और ह्यूमन एक्टिविटी के क्या कारण, क्या होती जा रही, लैंड डिग्रेडेशन होती जा रही है। और लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही, क्योंकि केमिकल चीज़ें मिलाते जा रही हैं हम अलग अलग प्रकार की फसलों में, अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ करके हम अपनी भूमि को अनुत्पादकता दे रहे हैं। यानी कि हम भूमि के अंदर से बहुत ज़्यादा उसके उत्पादकता यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाले तत्वों को क्या कर रहे, नष्ट करते जा रहे। इसके कारण हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ती जा रही, ठीक है। बट आल्सो द एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड, ठीक है। और नेचुरल फोर्सेस के कारण भी हमारी भूमि क्या हो रही, नष्ट होती जा रही। नेचुरल फोर्स कौन कौन से हैं, भूमि पर बाढ़ आ जाना, ठीक है, नदियों के द्वारा मिट्टी का सोयल इरोजन करना, ठीक है, और सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज द डिफोरेस्टेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, जंगलों का कटाव करते जाना, ओवर ग्रेजिंग करना, पशुचारण। पशुचारण क्या होते हैं, ग्रेजिंग का मतलब होता है पशुचारण। देखो, जब हिरन या बाघ पूरी तरह से छोटे छोटी घास को सारी को खा जाएंगे तो क्या होगा, इसके द्वारा मिट्टी क्या होगी, एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे जाना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी जो भूमि है वो पूरी तरह से उसका मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी घास होती हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि के अंदर मजबूती पैदा करती है। माइनिंग के द्वारा हम नष्ट करते जा रहे, उसका खनन करते जा रहे, ठीक है। एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंसली इन लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। और इसको हम महत्वपूर्ण है कि हम इसका लैंड डिग्रेडेशन होने से रोकें, ठीक है। और हम इस पर कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं क्योंकि हम इस पर माइनिंग वगैरह करते जा रहे हैं। माइनिंग से क्या हो गया, माइनिंग क्या होता है कि जब हम कोयला निकालते हैं खदानों से तो वहाँ भी जो होती है पूरी तरह से हमारी मिट्टी का कटाव होता है।
Mining sites are the abundant after the excavation work is completed, leaving the deep scarce and trace the overburdening। ठीक है, जब हम माइनिंग करते हैं तो क्या होता है, भूमि पर बर्डन होता है, बढ़ता है, यानी कि वजन बढ़ता है। इट स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा डिफोरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग। और बहुत सारी जगह क्या हुई, माइनिंग करने के कारण वहाँ से, देखो पहले क्या है, भूमि पे वन होते हैं बहुत सारे, और जब आदमी माइनिंग करता है तो माइनिंग करने के बाद क्या करता है, फसल सारे वनों को काट देता है। और ये माइनिंग के लिए वन कहाँ से काटे गए, आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डिफोरेस्टेशन किया गया। ठीक है, क्या हो रहा है इससे, इससे अलग अलग चीज़ें हो रही, एल्केनिटी बढ़ती जा रही, भूमि के अंदर से पूरी तरह से सैलिनिटी बढ़ती जा रही, यानी कि क्षारीयता बढ़ती जा रही। ठीक है, एल्केनिटी का मतलब है अम्लीयता बढ़ती जा रही, यानी कि भूमि की एसिडिटी बढ़ती जा रही। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक द ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स। ठीक है, लाइमस्टोन का क्या मतलब है, इसके अंदर से लाइमस्टोन निकाला जा रहा सीमेंट इंडस्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, सल्फर का, जिंक का, ठीक है, सोप स्टोन, ठीक है, जैसे आपकी गंधक पोटास वगैरह के द्वारा आपकी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों में यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और जब हम माइनिंग करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, और जिनके कारण क्या होता है कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ने के कारण वहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जनरेट होता है, और आदमी के जितने भी फेफड़े होते हैं वे क्या हो जाते हैं, वे पोल्यूटेड हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या हो रहा है, बहुत सारी माइनिंग के द्वारा दो चीज़ की जा रही, जैसे लैंड एंड वाटर पोल्यूशंस बढ़ते जा रहे। ठीक है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, और हमारे देश के अलग अलग भागों में। ठीक है, दीज आर द मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कई प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हम ग्रेजिंग लैंड्स के लिए हम पशुचारण को कम कर सकते हैं, हम वनों का कटाव रोक सकते हैं। ठीक है, एंड प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, और हम पौधों की पंक्तियाँ लगा सकते हैं, अलग अलग पेड़ लगा सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, द ग्रोपिंग द थ्रोनी पसीज, और हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ लगा सकते हैं। मेथड ऑफ चेक लैंड डिग्रेडेशंस इन एरिड एरिया। ठीक है, और हम अलग अलग लैंड डिग्रेडेशन को में क्या है कि हम जिन भूमियों में रेतीली भूमि है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरिड सोयल में अलग अलग प्रकार की कांटेदार झाड़ियों को बो के वहाँ की मिट्टी की कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, और वहाँ की अलग अलग फसलों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी वेस्ट लैंड का, कंट्रोल कर सकते हैं माइनिंग एक्टिविटी को, प्रॉपर डिस्चार्ज को। डिस्पोजल इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, डिस्पोजल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जितने भी खाने पीने में हम थर्माकोल वगैरह के बर्तनों का यूज कर सकते हैं, उनको हम कम से कम यूज़ करें, जिससे कि क्या है कि हम ट्रीटमेंट कर सकें अपने ज़मीन का। और वाटर डिग्रेडेशंस किसके द्वारा किया जा रहा, इंडस्ट्रियल के द्वारा किया जा रहा। ठीक है, सुंदरवन एरिया में, यानी कि वाटर पोल्यूशन होने से भी बचा सकते हैं और लैंड पोल्यूशन होने से भी हम बचा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर्स। If you like these lectures, you can subscribe on my channel and thank you very much। हाँ भाई बच्चों, तुम्हारे से मुझे एक बात करनी थी कि सभी बच्चे भाई पढ़ाई पे ध्यान दें। और देखो 20-25 मिनट का एक टॉपिक है, ये छोटा छोटा सा टॉपिक है, इन्हें आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने से ज़्यादा। लिख तो चाहे थोड़ा थोड़ा सा बाद में भी लिया करो, मगर इसे समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अगर तुम चीज़ों को समझ जाओगे। देखो मैं एक एक वर्ड को समझाने की आपको पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। देखो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है भाई आपके अपने आप के लिए। ये नहीं कि भाई अपनी मम्मी को दिखाना, पापा को दिखाना, ये दूसरे बच्चों को दिखाना, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है। आप ये सोचो कि आप अपना काम पूरे दिन में आप 15 या 20 मिनट भी पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, बस ये देखो कि आप बड़े होकर आपको कुछ बनना। देखो किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, किसी के पापा भाई कुछ भी काम करते हैं, उन अपने पापा या माँ बाप का ध्यान रखो कि वे तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहे और तुम इतना कामयाब करना चाह रहे। ठीक है, तो तुम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, और तुम समाज में अपना क्या कंट्रीब्यूट देना चाहोगे, और तुम किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है,
तो तुम्हारा पढ़ाई करने का फ़र्ज़ है। और किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द वगैरह आपको एसएसटी में ना समझ में आए, तो यू कैन डिस्कस मी एंड यू कैन कॉल मी। ठीक है, एनी टाइम। आप लिखने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पर ध्यान दो। मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन तो बहुत अच्छी से खोल के देख ले हुए हैं, मगर उसके बाद कभी भी ये वीडियो सही तरह से लेक्चर पढ़ नहीं रहे या देख नहीं रहे। भाई सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, और ये सोचो कि तुम्हारा बेस कितना मजबूत होगा। एक किसी एग्ज़ाम या किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं पढ़ना आपको, आपको खुद के लिए पढ़ना, ताकि आप भविष्य में एक बेहतर इंसान बन सकें, चीज़ों को सीख सकें कि हमारे भारत में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। कल को आप एसडीएम, कलेक्टर, डीएम कुछ भी बन सकते हो, और इन चीज़ों को आपको ही सीखना है कि आप इन चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो। देखो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन आप ही कर सकते हो। बड़े होकर आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चीज़ों को जब तो बनोगे जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, और देखते हैं आज कितने बच्चे हमारी बात को फॉलो करते हैं। लाइक भी करना, कमेंट भी करना। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, ठीक है ना। I hope you like my lecture. Thank you very much.